हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। एंड आज हम करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एक और, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7। एकदम सिंपल चैप्टर, बिल्कुल इजी सा चैप्टर। इजी है लेकिन स्कोरिंग है ना, मार्क्स दिलवा के जाएगा आपको एग्जाम के अंदर। और इसका वेटेज होगा एग्जाम के अंदर 5 to 6 मार्क्स का। और 5 to 6 मार्क्स अगर ये चैप्टर है और इतना ईजी है तो यार ये तो सबको करना चाहिए। ध्यान रखना, ये सबके लिए बहुत जरूरी है, जितने भी बच्चे हैं। आप में से कई लोगों ने ये प्लान किया होगा जो टफ चैप्टर है वो छोड़ देंगे, तो ये वो छोड़ने वाले चैप्टर्स में से नहीं है, ये करने वाला चैप्टर है ना, इसका ध्यान रखना है हमको, ये बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना क्या है इसके अंदर। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिमाग में सुनते सबसे पहले जो आता है वो ये आता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। दिस इज कार्टेशियन प्लेन। जो कार्टेशियन प्लेन होता है, इस कार्टेशियन प्लेन का एक नाम और है 2D प्लेन। इसको 2D प्लेन भी बोलते हैं ना। दिस इज कार्टेशियन प्लेन और 2D प्लेन। कार्टेशियन प्लेन और 2D प्लेन इसका नाम है, उसका रीजन है बिकॉज ये 2 डायमेंशनल होता है। आपकी जो लैंड है ना, लैंड जमीन इस पर हम खड़े हैं, दिस इज 2 डायमेंशनल। इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेथ है। जमीन की हाइट नहीं है, जमीन कितनी ऊंची है थोड़ी होता है। आपका घर कितना ऊंचा है? घर इज अ 3D शेप, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। बट आप नॉर्मली समझो कि जब हम बात कर रहे हैं किसी 3D शेप की, इट हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ऑल द 3 थिंग्स। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट अ 2D शेप लाइक अ प्लेग्राउंड, अ सर्कल, ऑल दीज आर 2D शेप्स। स्क्वायर, अ ट्रायंगल। और बात करें 3D की, तो 3D में कौन से शेप्स आते हैं? सिलेंडर, स्फेयर। आपकी बॉल है, बॉल इज नॉट अ सर्कल। सर्कल 2D फिगर है, उसकी सिर्फ 2 ही डायमेंशन है बेसिकली। अगर हम बात करें, जैसे कि बात करते हैं स्क्वायर की, उसकी 2 डायमेंशन है, उसकी लेंथ है और उसकी ब्रेथ है। सर्कल जो है उसकी भी 2 डायमेंशन आप मेजर कर सकते हो, वो कितना इस तरीके से चौड़ा है और कितना इस तरीके से ऊंचा है। बाकी हम उसमें 3 डायमेंशन नहीं निकाल सकते। आपके जो ये 2D शेप्स जो आपके सारे के सारे हैं, इन 2D शेप्स को आप एक के ऊपर एक जमाते हो तब ये 3D शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। सर्कल पे सर्कल, एक कॉइन है 1 रुपए का, उसके ऊपर वैसे ही कॉइन रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, वो क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। तो वो शेप किसके ले लेगा? वो 3D शेप ले लेगा, ठीक है। एक बहुत ही पतला पेपर है, सर्कल की शेप में कटा हुआ है, बहुत पतला पेपर, इतना पतला पेपर कि उसकी आपके लिए जो थिकनेस है वो मेजर करना बहुत मुश्किल है। आपने वैसे पेपर जमाते गए जमाते गए जमाते गए जमाते गए जमाते गए जमाते गए जमाते गए, वो धीरे धीरे अपनी इसकी हाइट बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3D शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन, जहां पे हम 2D ऑब्जेक्ट्स को, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को प्लॉट करते हैं। और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो कार्टेशियन प्लेन है, ये एक घर है किनका? पॉइंट्स का है। अगर किसी पॉइंट का एड्रेस पूछना हो तो उसको हम यहीं पे आके ढूंढेंगे कि वो पॉइंट कहां है। बेसिकली पॉइंट जो होता है उसको हम प्रेजेंट करते हैं x, y से, और आप जानते हो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। ये होता है कोऑर्डिनेट, दिस इज कोऑर्डिनेट। ये चीज आपको बताइए, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। और ध्यान रखना कि जो पॉइंट है वो डायमेंशनलेस यूनिट होता है। ध्यान रखना, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, इसकी लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं है, लेकिन इसको लोकेट करने के लिए 2 चीजें हेल्प करती है, एक्स और वाई। कार्टेशियन प्लेन बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर के, इनका मिड पॉइंट कहलाता है, इनका जो सेंटर पॉइंट दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, उसको ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन ऐसा पॉइंट है जहां पे एक्स और वाई दोनों ही 0 होते हैं। इस जगह दोनों शुरू कर रहे हैं निकलना बाहर, इधर पॉजिटिव एक्स निकल रहा है, इधर नेगेटिव एक्स निकल रहा है, इधर नेगेटिव वाई निकल रहा है, इधर पॉजिटिव वाई निकल रहा है। ओरिजिन उनका सेंटर पॉइंट एक तरीके से, वहां पे एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं? 0 होते हैं। किसी ने पूछा कि वो पॉइंट जहां पर एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं क्या लिखोगे? ओरिजिन। ये आपने एक पॉइंट का देखा है कि पॉइंट को प्रेजेंट करने के लिए कौन आता है? कोऑर्डिनेट आता है। कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स वाई। एक्स हमेशा आगे होगा, वाई हमेशा पीछे होगा। तो पॉइंट्स की प्लॉटिंग आप सबने पढ़ तो रखा है आराम से। कार्टेशियन प्लेन डिवाइड होता है 4 क्वाड्रेंट्स में, 4 क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये ऑर्डर ऐसे ही क्यों है? ऐसे क्यों नहीं है? क्योंकि हम चलते हैं कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। यहां पर एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है,
मैं x को आगे क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज कोऑर्डिनेट्स में x आगे होगा, y कहां होगा, पीछे होगा। यहां पर दोनों ही नेगेटिव है और यहां पर x पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है, ध्यान रखना। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ये इनकी एक्सिस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव y और नेगेटिव x आ रहा है, इसलिए दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गए। वहां पे पॉजिटिव x और नेगेटिव y आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव हो गए। तो आप समझ सकते हो कि आपके सामने जो ये मैंने मार्क किए हैं कोऑर्डिनेट्स, जो उनके साइन मार्क किए हैं, वो आप आराम से एक्सिस को देखकर ही मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम प्लॉट करते हैं किसी भी पॉइंट को। सपोज देयर इज अ पॉइंट P और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3। तो बेसिकली x2 है और y3 है, दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। x2 है और y3 है, तो पॉइंट इस जगह आएगा। दिस पॉइंट इज 2,3। अब अगर हम बात करें देयर इज अ पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट है -2, -1, तो वो कहां पे आएगा, x -2 और ये -1 है, वो पॉइंट यहां पे आएगा। दिस इज पॉइंट Q, ये पॉइंट Q है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें प्लॉट करने में। तो आप समझ सकते हो आराम से कि पॉइंट्स की प्लॉटिंग कैसे होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर कुछ सवाल मैंने आपसे पूछे कि देयर इज अ पॉइंट R जो कि आ रहा है 6,0 पर। 6,0 कहां पे होगा, वो इस जगह होगा, क्योंकि ऑन x एक्सिस y की वैल्यू हमेशा 0 होगी, ऑन y एक्सिस x हमेशा 0 होगा। ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं जो मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं। ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका ध्यान रखना है, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, इसको भूल नहीं सकते आप, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा अच्छे तरीके से। यहां तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनना। आपने पॉइंट्स की प्लॉटिंग देखी, आपने देखा कि ये जो जिनके कोऑर्डिनेट 0 होते हैं ये कहां प्लॉट होते हैं। अगर मान लो कोई पॉइंट है उसका वैल्यू है 0, -3, तो उसको कहां प्लॉट करेंगे, उसको हम यहां प्लॉट करेंगे, इस जगह। सॉरी 0, -3 यहां पे आएगा, क्योंकि इस बार y प्रेजेंट है और x 0 है। तो ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसको भूलना नहीं है आपको, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लो। आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से सब। अगर मैंने आपसे पूछा कि जो पॉइंट है 2,3 इसका नाम है पॉइंट P, ये पॉइंट x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, आपने कहा सर इसका डिस्टेंस है ये, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। ये पॉइंट P का डिस्टेंस है x एक्सिस से, x एक्सिस से वो इस डिस्टेंस पे, और इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मुझे यहां देखना पड़ेगा ये कितना है, 3 यूनिट। तो हम बोलेंगे कि इसकी डिस्टेंस हो गई 3 यूनिट। यानी कि अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो x एक्सिस से, तो उसका y कोऑर्डिनेट आंसर होगा। अगर इसी का डिस्टेंस निकालना होता y एक्सिस से, तो इसका आंसर यहां मिलता है, ये कितना है 2 यूनिट, तो इसका आंसर होगा 2 यूनिट। तो आप समझ सकते हो कि अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है x एक्सिस से, तो आंसर होगा y कोऑर्डिनेट। अगर मुझे y से निकालना है तो आंसर होगा x कोऑर्डिनेट। ये आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ध्यान रखना है, आपको अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए। तो ये बात मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करी है। इन सारे के सारे पॉइंट्स को हम एक जगह इकट्ठा करके लिखेंगे। तो फटाफट से आप लोग लिखना स्टार्ट करो, मैं आपको सामने पॉइंट डिक्टेट कर रहा हूं सारे के सारे और लिख भी रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। द फर्स्ट पॉइंट इज on x axis y equal to 0, on y axis x is equals to 0. Second point, coordinate on y axis is in a form of 0, y. y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होता है 0, y की फॉर्म में। कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस इज इन अ फॉर्म ऑफ x, 0। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज इट्स y coordinate or distance of any point from y axis is its x coordinate. फोर्थ, ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे अच्छे तरीके से। एक और चीज लिखेंगे, सब ध्यान सुनना। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हमें निकालना हो, एक्स एक्सिस से y कोऑर्डिनेट आंसर है, y एक्सिस से निकालना है x कोऑर्डिनेट आंसर है। आपने सब कुछ लिख लिया। एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, अगर कभी पूछ ले कोई तो ध्यान रखना। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज
y equal to 0 and equation of y axis is x is equals to 0। तो बिल्कुल भूलने वाली बात है ही नहीं, x की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है, y की इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, इसका ध्यान रखना। और ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना भी है, भूलना नहीं बिल्कुल भी, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना, ध्यान रखना। तो यह आपको जो बेसिक एक्सप्लेन किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसमें अगर किसी को डाउट हो तो आप डाउट सेशंस में आगे उन डाउट्स को क्लियर करना, बिल्कुल यहां पर सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो बेसिक क्वेश्चंस थे 9th क्लास के, ये पॉइंट किस में आता है, ये पॉइंट किस में आता है, वो नहीं आएंगे, वो आप पढ़ चुके हो सबके सब। अब क्वेश्चंस क्या आएंगे, जरा ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आपके सामने इस चैप्टर में सिर्फ 3 फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला मान लो आप, और उन 4 फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला बोर्ड्स ने कटवा दिया, 30% सिलेबस में डिडक्ट हो गया। वो था आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला था वो कटवा दिया, यानी कि एक्सरसाइज 7.3 लिख लो तो अपनी कॉपी में, एक्सरसाइज 7.3 आपके कोर्स में नहीं आ रही है अब, एक्सरसाइज 7.3 आपके कोर्स में नहीं आ रही है, अब ध्यान रखना। अब यहां पर देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। सपोज यहां पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहां पे है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। मुझे इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, मुझे फाइंड करना है कि डिस्टेंस ए बी कितना होगा। सपोज एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, और मुझे इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, मुझे फाइंड करना है पी क्यू कितना होगा। तो मैं कैसे निकालूंगा, ए बी कैसे निकलेगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। कल को मान लो मैंने यहां पे कोई स्क्वायर बना दिया इस तरीके से, या कोई रेक्टेंगल बना दिया मैंने इस तरीके से, मैंने एक रेक्टेंगल बना रखा है, और मेरे को इस रेक्टेंगल डी ई एफ जी की साइड्स निकालनी है। या कल को मैंने एक ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से, पॉइंट तो किधर भी हो सकता है, और मुझे इस ट्रायंगल की साइड्स निकालनी है। तो बेसिकली इन सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर कौन देगा आपको, इन सब का आंसर मिलेगा आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने काम में आता है, या आप कह सकते हो कि 2 पॉइंट से ज्वाइन होने वाली लाइन की लेंथ निकालने काम में आता है। बेसिकली ये आपकी हेल्प कर सकता है, अगर आपको इनके कोऑर्डिनेट्स पता हो तो आप इस फॉर्मूला से इनकी साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हो फटाफट चुटकियों में। ये फॉर्मूला है क्या, सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला ध्यान रखना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपना डिस्टेंस फॉर्मूला है, जिसका आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से कि ये फॉर्मूला किस काम में आता है। ये आपको 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के काम में आता है। एग्जांपल लेते हैं, हमको पता है कि ए का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 1,1 और बी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3,3, और अगर मेरे को ए बी की लेंथ निकालनी है, अगर मुझे फाइंड करना है कि ए बी की लेंथ क्या होगी, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1,1 और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 3,3। तो पहली बात तो ये समझ लो कि अगर आपने इसको x1 लिया तो इसके साथ y1 ही मानना है हमेशा, आप x1 के साथ y2 मत मान लेना। और ये तो सबको इतना कॉमन सेंस सब में होता है कि x1 के साथ x2 तो कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट में x और y दोनों होते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर x1 माना तो उसके साथ y1 मानो, x2 के साथ y2 मानो। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आपने उसको x1 y माना था, इसको x2 y2 माना था, अगर आपने इंटरचेंज कर लिया उसको x2 y2 इसको x1 y1, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, 1% आंसर फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने लिखा डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू अंडर रूट, सपोज ये मेरे लिए x1 y1 हो गए हैं और ये मेरे लिए x2 y2 हो गए हैं। और ये x2 y2 हो गया, तो आपने लिखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला इज 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपका आंसर निकल के आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, योर आंसर इज अंडर रूट 8, जिसको हम बोल सकते हैं 2√2 यूनिट। ये हमने डिस्टेंस निकाली है ए बी की। आपको अंडर रूट की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन जो वैल्यूज रूट से बाहर है उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरीके से आपकी हेल्प करता है 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखेंगे सब, भूलेगा कोई नहीं, ध्यान रखना।
आपको जो एक्सरसाइज 7.1 है वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, और उस फॉर्मूला को हम अलग अलग तरीके से यूज करना सीखेंगे। अलग अलग क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना, और आपको जो बताऊंगा एक्सप्लेन करूंगा उनको साथ में फटाफट सुनते भी रहना है। सबसे पहले आता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। मैं आपको किसी के बीच में डिस्टेंस निकाल के बताऊं। सपोज मैंने थर्ड पॉइंट इसका थर्ड वाला ले लिया, बाकी तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला मैंने लिया, उसमें लिखा हुआ है a, b और दूसरा लिखा हुआ है -a -b। सपोज दिस पॉइंट इज p एंड दिस पॉइंट इज q, और मैंने इसको मान लिया कि ये x1 y1 और इसको मान लिया मैंने कि ये x2 y2 है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने फॉर्मूला लिखा, द डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। When you put the value of x2 -a का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर निकल के आएगा -2a का होल स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ PQ। अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो आपको निकल कर आएगा PQ इज इक्वल्स टू 4 कॉमन आ जाएगा, बचेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये आपकी PQ की वैल्यू आ गई निकल के, ध्यान रखना। दिस इज द लेंथ ऑफ PQ। 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट, दिस इज द आंसर ऑफ PQ। कई बच्चे होंगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को रूट के बाहर निकाल के a भी लिख देंगे, लेकिन यार ये चाहिए नहीं। आपको पता है ना कि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको पहले भी समझा रखा है कि अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो वो रूट के बाहर आकर a प्लस बी हो सकता है, लेकिन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और इसको आप बाहर निकाल के a प्लस बी लिख रहे हो, तो ये टोटली गलत है। दिस इज रॉन्ग। अरे ये बात समझ में, ये सही नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बाहर आकर a प्लस बी हो सकता है, ये समझ में आता है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला की यूजेस है। अब देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में किस किस तरीके से आएगा। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन नंबर 2 में सेम बोला है कि इन दोनों के डिस्टेंस निकालना है, और आपके एनसीईआरटी में सेक्शन 7.2 में a और b दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उनको यूज करके फिर डिस्टेंस निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत है नहीं इसमें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है। और हम लोग सब जानते हैं कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाया करते हैं, चाहे 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 15 इतने भी है, अगर वो सारे के सारे एक ही स्ट्रेट में लाया करते हैं तो उनको बोलेंगे हम कोलिनियर पॉइंट्स। तो जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं आपसे। आपको इनको कोलिनियर प्रूफ करना है, कोलिनियर प्रूफ करना है ना। 2 पॉइंट्स कभी भी ये नहीं, हम 2 पॉइंट्स को क्या चेक करेंगे, 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, वो तो लाइन पे आएंगे। 2 पॉइंट ज्वाइन करोगे लाइन बन जाती है। लाइन की डेफिनेशन यही है कि अगर हमने 2 पॉइंट को ज्वाइन किया तो वो क्या बन जाएगी, एक लाइन ही तो बनेगी। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने पर क्या बनती है, लाइन बनती है। यहां पे 3 पॉइंट को प्रूफ करना है, तो आपको सबसे पहले एक काम करना चाहिए, तीनों पॉइंट्स को मार्क कर लो। पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये 3 पॉइंट है। मुझे नहीं पता कि बी ए और सी के बीच में आता है या सी ए और बी के बीच में आता है, मुझे नहीं पता है कुछ भी। मैंने सिर्फ 3 पॉइंट मार्क किए हैं। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कोलिनियर प्रूफ करने के 2 मेथड हुआ करते थे। पहला था डिस्टेंस फॉर्मूला से और दूसरा था एरिया वाले फॉर्मूला से। लेकिन क्योंकि एरिया वाला फॉर्मूला कटवा दिया, तो हमारे पास अभी एक ही ऑप्शन बचा है कि डिस्टेंस वाले फॉर्मूला से करना है। तो जरा ध्यान से सुनना, अगर उसने मेंशन कर दिया कि प्रूफ कोलिनियर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आपको यह सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, इसलिए ध्यान रखना, करना ही है। सबसे पहले हम लोग तीनों साइड्स की वैल्यू निकालेंगे। पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे। सपोज ए बी निकाल रहा हूं, तो मैंने इसको मान लिया ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो आंसर आएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 - 1 कितना होता है, 2 - 1 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 3 - 5 कितना होता है, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो आपका आंसर आ गया अंडर रूट 5 यूनिट। आगे चलते हम निकालते हैं हम लोग BC। सपोज ये आपके लिए x1 y1 हो गया, ये आपके लिए x2 y2 हो गया, तो आप लिखोगे x2 - x1 यानी कि -2 का होल स्क्वायर -1 - 3 का होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो आपका आंसर आएगा अंडर रूट 32, और आप कह सकते हो कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 4√2 यूनिट। ये आपका आंसर हो गया 4√2 यूनिट। चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। दिस इज AC। अंडर रूट
x2 माइनस x मतलब -2 -1 -1 -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो आएगा ये अंडर रूट में 45। आंसर हो जाएगा 3√5 यूनिट। हमने एक सिंपल सी बात ऑब्जर्व की है, ओ दिस इज 2 -2 गलती से हम लोगों ने यहां पे क्या लिख लिया है, -1 लिख लिया है, थोड़ा करेक्शन करेंगे इसके अंदर, ये -11 था, तो यहां तक तो ठीक है, इस वाले पॉइंट में आएगा -11, यहां एक गलती हो रही छोटी सी इस जगह, -11 -3 का स्क्वायर, तो बेसिकली ये कितना निकल कर आएगा, इट वुड बी इक्वल टू -14 का स्क्वायर 196, और आपका आंसर वहां से क्या निकल कर आएगा, अगर ये 196 आ रहा है तो आप लिखेंगे कि आपका आंसर आ रहा है यहां से अंडर रूट 196 प्लस दिस 212। क्या 212 किसी का मल्टीपल होता है, आपने कहा 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है बिल्कुल, 4 मल्टीप्लाई बाय इसको लिख सकते हैं 53, आपका आंसर आएगा 2√53 यूनिट। ये आपका आंसर आ रहा है किसका, बीसी का। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट की, एंड द नेक्स्ट इज AC अंडर रूट -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर निकल के आएगा अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 और -16 का स्क्वायर 256, तो आपका आंसर कितना निकल कर आएगा, अंडर रूट 265, और 260 को आप जानते हो कि हम 5 का मल्टीपल लिखेंगे तो आंसर निकल के आएगा 53, लेकिन आप सब जानते हो कि अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 53 रूट के बाहर नहीं आ सकता, ये अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 53 रहेगा, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, जहां लिखा है वैसा छोड़ देंगे। अब कोलिनियर की बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनना कि कोलिनियर प्रूफ करने के लिए चाहिए क्या। अगर आप ये ऑब्जर्व करते हो कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी है, या फिर आप ये ऑब्जर्व करते हो कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है, या फिर आप ये ऑब्जर्व कर लेते हो कि ए सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए बी है, अगर इन तीन में से कोई एक एनी वन, अगर इन देखो तीनों के तीनों तो हो नहीं सकते, इन तीन में से अगर कोई भी एक भी प्रूफ हो जाता है तो आप बोलेंगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर किन्हीं भी दो का सम थर्ड वाली साइड के इक्वल आता है तो आप बोलेंगे दे आर कोलिनियर, लेकिन अगर किन्हीं भी दो का सम थर्ड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है तो आप लिखेंगे दे आर नॉन कोलिनियर, और यहां पर आप मेंशन कर सकते हो अंडर रूट 5, 2√53 और अंडर रूट 265। आप अच्छे जानते हो कि यहां पर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 253, इन दोनों को ऐड करने पर किसी भी तरीके से इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 265, तो आप बोल दो नो दे आर नॉन कोलिनियर, नो दे आर नॉन कोलिनियर, नो दे आर नॉन कोलिनियर। ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर किन्हीं भी दो का सम थर्ड वाली साइड के इक्वल नहीं आ रहा है, इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किन्हीं भी दो का सम थर्ड वाली साइड के इक्वल नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहां पर बात हो रही है ट्रायंगल चेक करना है। सबसे पहले चेक द फॉलोइंग दिस इज वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने कितने टाइप के हैं और क्या क्या है। नंबर 1, आपको ये लोग ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स देंगे, ए भी देंगे, बी भी देंगे और सी भी देंगे। अगर आपने ए बी को निकाला, आपको सबसे पहले तीनों की तीनों साइड्स निकालनी है, ए बी बी सी ए सी तीनों निकालकर बैठ जाओ। ये तीन निकालकर अगर आप बैठ जाते हो तो आपके लिए जज करना इजी हो जाएगा। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी आता है तो बोलेंगे वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर तीनों साइड्स इक्वल तो वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सेकंड, अगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, यानी कि एनी टू साइड्स आर इक्वल, अगर कोई भी दो साइड इक्वल है, इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, if any two sides are equal and
फॉलो पाइथागोरस थ्योरम, तो उसको बोलेंगे राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। एग्जांपल दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, यहां पे एग्जांपल लिख रहा हूं। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये साइड 5 है या 5 नहीं है सपोज। इस ट्रायंगल में ये वाली साइड है हमारे पास 2√2, ये वाली साइड भी आ रही है 2√2, और ये वाली साइड आ रही है 60, ये वाली साइड निकल के आ रही है 4। क्या ये दोनों साइड्स इक्वल है? आपने कहा यस। तो बच्चे गलतियां करेंगे, वो दो साइड्स को इक्वल देखते हैं, सबसे पहले क्या लिख देंगे? आइसोसेलेस लिख देंगे। तो यहां पर एक पॉइंट, एक ट्विस्ट आ रहा है पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के बीच में। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के बीच में एक ट्विस्ट है, छोटा सा। क्या ट्विस्ट है? कि दो साइड इक्वल है, तो जल्दी मत करो चेक करने की, चेक तो करो, क्या पता 2√2 का स्क्वायर करने पर और दूसरे 2√2 का स्क्वायर करने पर उन दोनों का जो आंसर आएगा वो हो सकता है 4 के स्क्वायर के इक्वल आए, और ऐसा हो रहा है। तो पाइथागोरस सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो आइसोसेलेस नहीं है, वो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका खास ध्यान रखना है आप लोगों को अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं कि अगर इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल and does not follow पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम फॉलो नहीं करते हैं, तो हम लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि दो साइड्स तो इक्वल है ही। जिसके अंदर जो क्वालिटी होगी हम वही मेंशन करेंगे, ध्यान रखना। अगर उसमें दोनों साइड्स इक्वल है और पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रही है तो वो राइट आइसोसेलेस है। अगर उसमें दोनों साइड्स इक्वल है, पाइथागोरस सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लिखा हुआ है डज नॉट सेटिस्फाई, तो लिखेंगे राइट ओनली आइसोसेलेस ट्रायंगल। नंबर 4 और नंबर 5 इन दोनों में थोड़ा सा ट्विस्ट वगैरह ध्यान से देखना, क्या ट्विस्ट है। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर सारी साइड्स अनइक्वल है, एंड डज नॉट फॉलो पाइथागोरस थ्योरम, तो हम बोलेंगे कि वो स्केलिन ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? स्केलिन ट्रायंगल है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो 7, 6, 8। आप जानते हो कि 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर ऐड करने पर कभी भी 64 नहीं आएगा, तो हम समझ गए कि यहां पर पाइथागोरस सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सारी साइड्स अनइक्वल है, तो इसका नाम है स्केलिन ट्रायंगल। ऑल साइड्स अनइक्वल, ऑल साइड्स अनइक्वल बट satisfy पाइथागोरस थ्योरम। जैसे कि इस ट्रायंगल में देखो 5, 3, 4 तीनों साइड इक्वल है, बट 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर ऐड करने पर वो 5 स्क्वायर के इक्वल आता है, तो हम बोलेंगे यस इट इज अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, हम इसको स्केलर में लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे? इट इज अ राइट ट्रायंगल। ये ध्यान रखना, आप लोग उसको राइट ट्रायंगल लिखना है। तो ये 5 टाइप के ट्रायंगल्स आपको हमेशा रहने चाहिए, इसमें आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि ट्रायंगल्स कौन कौन से और कितने कितने टाइप के होते हैं। 5 टाइप के ट्रायंगल्स हैं, इनके बाहर कोई ट्रायंगल नहीं आएगा, ध्यान रखना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने इसको मार्क किया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और मैंने फटाफट से ए बी निकाला, क्योंकि तीनों साइड्स निकालनी तभी मालूम चलेगा कि आइसोसेलेस है या नहीं है, तो मैंने ए बी निकाला। सपोज ये मेरे लिए x1 y1 और ये मेरे लिए x2 y2 है, तो मैं लिखा 6 - 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा? 4 + 2 का होल स्क्वायर। ये कैसा है जरा ध्यान से देखना, दोबारा देखो एक बार वापस सब लोग। पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन करना है, पहले तो फॉर्मूला लिखोगे यहां पे। फॉर्मूला के बाद आप ए बी को निकालोगे अंडर रूट, या आपने x1 y1 और या आपने x2 y2 माना था, तो 6 - 5 तो इजीली हो गया। आगे आएगा 4 माइनस ऑफ -2, तो इसलिए मैंने क्या लिखा था? उसको +2 लिखा था, मैं डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 का 36 होता है, आंसर आएगा अंडर रूट 37 यूनिट। निकालो BC। सपोज दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। आपका आंसर आएगा 7 - 6 1 का स्क्वायर 1 होता है,
और 36 का -6 का स्क्वायर कितना होता है 36। आपका आंसर आएगा √37 यूनिट। अब निकालते हैं आगे AC। 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, आंसर आएगा 2। क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि इसमें दो साइड्स इक्वल है? आपको सिर्फ दो साइड्स इक्वल देखते ही ऐसे आपने लिखा हियर AB इज इक्वल्स टू BC। अब क्योंकि पाइथागोरस सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पर 2 के स्क्वायर इक्वल थोड़ी आ जाएंगे ये। तो आप जानते हो कि यहां पे पाइथागोरस सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू BC, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ध्यान रखना, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है, आपको पता रहना चाहिए कि आइसोसेलेस है, राइट आइसोसेलेस नहीं है, ये सिर्फ आइसोसेलेस है, ध्यान रखना। ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस हो गए। अब जो आगे आएंगे ये क्वेश्चंस हमारे बेस्ड है क्वाड्रिलेटरल चेक करने पर। तो सबसे पहले आप लोगों का ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है इस इंपॉर्टेंट चीज पर जो मैं बता रहा हूं आपको। आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, अब पढ़ो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। इन टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे आपने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े, बिल्कुल वैसे ही 4 टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक 5th में आपको लिखवा दूंगा, लेकिन फिर भी आपको इन 4 पे ज्यादा फोकस करना है, जरा ध्यान से सुनना कि ये 4 टाइप है कौन कौन से। नंबर 1, पैरेललोग्राम कब बनता है? आपको 4 वर्टेक्स मिल जाएगी, आपने चारों साइड्स पे निकाल दी, आपने ऑब्जर्व किया AB इज इक्वल्स टू CD है और AD इज इक्वल्स टू BC है। आपने ऑब्जर्व किया कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो दिमाग में पहला सवाल आता है कि अपोजिट साइड्स तो रेक्टेंगल की भी इक्वल होती है, तो पैरेललोग्राम क्यों बोलेंगे? तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप चारों साइड के बाद उसके दोनों डायगोनल्स भी निकालेंगे। ध्यान रखना, अगर आप इन 6 को निकाल कर जज करोगे तो बहुत जल्दी और इजीली जज कर पाओगे। ध्यान रखना, आपको दोनों डायगोनल्स भी निकालने हैं। तो आप लोगों ने स्टार्ट किया, सबसे पहले आपने कहा कि सर AB इक्वल्स टू CD और AD इक्वल टू BC, यानी कि अपोजिट साइड्स उसकी इक्वल है। अपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स जो है वो अनइक्वल है, तो हम बोलेंगे इट इज अ पैरेललोग्राम। नंबर 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ट्विस्ट है, अपोजिट साइड्स इसकी भी इक्वल है, लेकिन इसके डायगोनल्स जो है वो भी इक्वल थे, तो हम बोलेंगे इट इज अ रेक्टेंगल। ये क्या हो गया? एक रेक्टेंगल। तो बेसिकली अपोजिट साइड्स इक्वल होने पर डायगोनल भी अगर इक्वल आ जाए आगे, तो हम उसको पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे? इट इज अ रेक्टेंगल। डायगोनल से जज होता है बहुत इजी तरीके से, बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है। चारों साइड्स इक्वल आ गई, आप सब लोग कंफ्यूज कि क्या लिखे इसको, रोम्बस लिखे या स्क्वायर लिखे। इस प्रॉब्लम को दूर कौन कर सकता है? हमारे दोनों डायगोनल्स। आपने ऑब्जर्व किया कि चारों साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, तो ये क्या बन गया? इट इज अ स्क्वायर। क्या बन चुका है? ये स्क्वायर है ना, इट इज अ स्क्वायर। बात करते हैं नंबर 4 की। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल, और डायगोनल्स जो है वो क्या है? अनइक्वल है, तो हम लिखेंगे इट इज अ रोम्बस। ये क्या प्रूफ हो गया? एक रोम्बस प्रूफ हो गया, ध्यान रखना, इट इज अ रोम्बस। ये 4 जो मैंने आपको टाइप लिखवाए हैं, ये 4 टाइप आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये 4 टाइप अगर आप कर लेते हो तो आप इस पे आने वाले क्वेश्चंस तो आराम से क्रैक कर दोगे। और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ तब यूज करने, कौन सा जो आपको उसने चेक करने के लिए बोला हो कि चेक करके बताओ ये जो 4 वर्टिसेस है वो किसकी है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर मान लो इनमें से एक भी प्रॉपर्टी नहीं लगी तो क्या लिखोगे? नो, बच्चे लिखते थे नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। अरे गलत, क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है,
बट आप लिखो नो स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बना। चार साइड को कैसे भी जोड़ दो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, लेकिन स्पेशली इनको ऑब्जर्व करना हो तब क्या करना होता है, ध्यान रखना, इस तरीके से करना होता है। एक फिफ्थ लिख लो लास्ट। अगर आपने निकाला और आपकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई, ए बी इक्वल्स टू बी सी और ए डी इज इक्वल्स टू सी डी आ गया, अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है तो हम उसको बोलेंगे इट इज अ काइट। ये फिफ्थ और लिख लो एक, अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो क्या बोलोगे, काइट। काइट में वैसे क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो मैं आपको एज ए सेफ साइड करवा रहा हूं ये कि काइट का बोलना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसके बाद देखना। क्वेश्चन था क्या, इसने कहा था कि 4 फ्रेंड्स हैं ए बी सी डी, इन 4 जगहों पे बैठे हैं शोन इन द फिगर। चंपा एंड चमेली, व्हाट अ नेम ऑफ एनसीईआरटी, चंपा एंड चमेली नाम लिख दिया है। वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर। तो चमेली ने डिसएग्री किया, उसने बोला कि भाई मैं नहीं मानती कि स्क्वायर बना है। तो आपको बताना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको बताओ कि कौन सा फिगर बन रहा है। ऐसे क्वेश्चन जनरली आप एक केस स्टडी में निकल कर आएंगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 नंबर की सीधे सीधे कहां आएगी, केस स्टडी में आएगी। ये तो आप ध्यान रखिए अच्छे तरीके से, इसलिए आपको बता रहा हूं इन पॉइंट्स की बड़ी अहमियत है। सबसे पहले आपको इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने आनी चाहिए, तो आपने कहा सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लेंगे हम। कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे, आपने कहा कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3,4, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 6,7, coordinate of C is 9,4, coordinate of D is 6,1। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर आपके सामने जो ये 4 कोऑर्डिनेट्स मैंने मार्क किए हैं ए बी सी डी, ये इस बनने वाले कोऑर्डिनेटरल की जो बन रहा है ना, कोऑर्डिनेट शेप बन रहा है आपके सामने, दिस इज द शेप, ये इस शेप की वर्टिसेस हैं। अब ये स्क्वायर है या जो भी है, इसको चेक करने का एक ही तरीका, पहले सारी साइड्स निकले। तो आपने पहले ए बी निकाला, x1y1 x2y2 6 - 3 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस हम लगा रहे हैं आसानी से। द वैल्यू ऑफ ए बी इज अंडर रूट 6 - 3 होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहां पे हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो आपका आंसर निकल के आएगा 3√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी। वैल्यू निकाल दो बीसी की, 9 - यानी कि 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 - 7 3, और -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, आपका आंसर निकल के आएगा 3√2। अब निकालते हैं हम लोग सी डी। x1y1 x2y2 मान लो 6 - 9 मतलब -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 1 - 4 -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, आपका आंसर निकल कर आएगा 3√2 अगेन। फिर आपने फाइंड किया, इसके बाद अब कौन रह गया, एडी। 6 - 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 - 4 -3 का स्क्वायर भी हो गया 9, आपका आंसर निकल के आएगा अगेन 3√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ एडी। अब आप चाहे किसी की वैल्यू ले लो, चारों की चारों साइड्स इक्वल आ रही है, लेकिन क्लियर तभी होगा जब डायगोनल्स निकलेंगे, यानी कि रोम्बस है या स्क्वायर, ये पता करने के लिए एसी भी निकालना पड़ेगा। आपने कहा अंडर रूट कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड सी आर इन फ्रंट ऑफ यू, 9 - 3 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 हो गया है, 4 - 4 0 हो गया है, आपका आंसर आ गया 6 यूनिट। ये निकल के आ गया डायगोनल एसी। अब अगर डायगोनल बीडी को निकालते हैं और वो भी ए निकल के आता है, तब जाके हम बोलेंगे कि इट इज स्क्वायर, वरना ये रोम्बस होगा। ध्यान रखना डायगोनल अनइक्वल आ गए तो 6 - 6 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, 1 - 7 - 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, आंसर कितना निकल के आएगा 6 यूनिट। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ये ऑब्जर्व किया कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, चारों साइड एक तो आपकी इक्वल आएंगी, और साथ में डायगोनल्स ए सी इज इक्वल्स टू बी डी भी है, तो हम कह सकते हैं यहां पर सो इट इज अ स्क्वायर। सो इट इज अ स्क्वायर। आपको और कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप इतना मेंशन कर देना कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, सो इट इज अ स्क्वायर, और ये स्क्वायर प्रूफ हो गया है। यहां तक आप में से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना एकदम सिंपल सा पार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके अंदर आसानी से हो जाएगा, एकदम सिंपल।
अब बिल्कुल इसी के जैसे आगे क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें ये, इसने बोला कि चेक करके बताओ कौन क्या क्या है, किस टाइप का कॉर्डियल बन रहा है। आपको ये चेक करना है फर्स्ट वाला, आपको सेकंड वाला चेक करना है, आपको थर्ड वाला चेक करना है। सब में आपको ए बी सी डी चारों पॉइंट दे रखे हैं। आप वही चारों साइड्स निकालोगे, दोनों डायगोनल्स निकालोगे, और जो आपको टाइप लिखवाया तो उनमें जज कर लेना, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ जो काइट लिखवाया वो इनमें तो कोई नहीं है। अगर आ जाए तो लिखवाया, इसलिए उसको याद रखना, भूलना मत, इसलिए लिखवाया मैंने आपको वो। लेकिन ये तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसके बाद शुरू होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी बहुत ज्यादा अहमियत है, जरा ध्यान से सुनना। इन क्वेश्चन के आने का आंसर सबसे ज्यादा होता है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2,-7 -2,9। इसने बोला कि पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस वाला, मैंने कहा लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी। हम जानते हैं कि वो पॉइंट होगा x,0 की फॉर्म में। सपोज दिस पॉइंट इज ए x,0 और ये इन पॉइंट P और पॉइंट Q से इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है। पॉइंट P इज 2,-5 एंड पॉइंट Q इज -2,9। आपने कहा कि वी हैव गिवन दैट AP इज इक्वल्स टू AQ, तो फिर इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। वैसे अगर आप चाहो तो इस स्टेप को ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट AP की वैल्यू निकालो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP? आपने कहा सर ये हो गया x1y, ये हो गया x2y2, ये हो गया x1y1, कुछ ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 0 + 5 का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AQ, x + 2 का होल स्क्वायर 0 - 9 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट हट जाएगा। x -2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, इस 4x को उधर भेज दो और बाकी सबको इधर ले आओ, तो निकल कर आएगा 4x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 81 प्लस 4, और इस 4 और 25 को उधर भेज दो, -4 एंड प्लस 25। 4 से 4 कट गया, आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ पे 8x इज इक्वल्स टू, दिस वुड बी इक्वल टू 56। x निकल के आ गया 56/8, तो आपका आंसर निकल के आएगा 7। तो आप बोल सकते हो द वैल्यू ऑफ x इज 7, और उससे पूछा है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। सो द पॉइंट इज, लिख के आना है ना, सो द पॉइंट इज 7,0। ये आपका फाइनल आंसर है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ध्यान रखना, इसको भूलना मत बिल्कुल भी। ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं और आपको अच्छे तरीके से करने आने चाहिए। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, सिर्फ y की वैल्यू पूछी है, तो हमें y निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसने बोला है कि पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में डिस्टेंस है tan यूनिट का, यानी कि PQ कितना दिया है आपको, tan यूनिट दिया है, ध्यान रखना। द वैल्यू ऑफ PQ इज अंडर रूट x2 - x1। पॉइंट P है हमारे पास 2, -3, और पॉइंट Q है हमारे पास tan, y। तो अगर आप उसको मानते हो x2 y2, उसको मानते हो x1 y1, तो आप लिखोगे tan -2 का होल स्क्वायर y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 + 6y इज इक्वल्स टू tan, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 + 6y इज इक्वल्स टू 100। ध्यान रखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा था रूट हटाने के लिए, लेकिन tan का स्क्वायर करना बच्चे भूल जाते हैं, आपको याद रखना है। y स्क्वायर प्लस 6y, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करने पर आएगा 73। 73 - 100 कितना हो गया, माइनस का 27, इक्वल टू में कितना आएगा 0। हम जानते हैं 9 3 का कितना होता है 27, और 9 और 3 को माइनस करने पर कितना आता है 6। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आपने कहा सर इन दोनों में कॉमन आ रहा है y, तो बचेगा क्या y + 9। यहां कॉमन क्या आ रहा है -3, बचेगा क्या y + 9, और इक्वल टू में कितना आएगा 0। y + 9 कॉमन लिया हमने, और यहां क्या बच जाएगा y -3, और इक्वल टू में कितना आएगा 0। तो y की वैल्यूज निकल के आएगी -9, और y की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 3। यहाँ पे नॉर्मल स्प्लिटिंग वाले रूल से कर दिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, सो सॉल्व कर दिया। आपके आंसर निकल के आ रहे हैं -9 और 3।
तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका फाइनल आंसर है, ध्यान रखना। यही आपके आंसर्स हैं, -9 और 3। ये y की दो वैल्यूज है, कोई कोऑर्डिनेट नहीं पूछा उसने, सिर्फ y की वैल्यूज पूछी, हमें सिर्फ वो y की वैल्यूज बतानी है। पीछे उसने पॉइंट पूछा था, तो हमने पॉइंट की फॉर्म में आंसर दिया 7,0, जैसे पूछेगा वैसे आंसर देंगे, बिल्कुल इनके जैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट क्यू इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और फिर इन दोनों को फाइंड करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर सकते हो, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे आराम से इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करना, आंसर आएंगे, दो आंसर आएंगे, दोनों से निकाल देना, एक आंसर आएगा एक से निकाल देना, इसमें दो आंसर आएंगे तो दोनों से निकालना है, एक्स की दो वैल्यूज आएगी, दोनों से आप फाइंड करोगे। इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, इसने बोला है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई such that the point x, y is equidistant from the point 3,6 and -3,4। यहां से वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ये उसने बोला है। तो हमने कहा भाई देखो पॉइंट है ए, दैट इज x, y, ये पॉइंट P और पॉइंट Q से इक्वल डिस्टेंस पे है। पॉइंट P इज 3,6 एंड पॉइंट Q इज -3,4। और हमें बोला गया कि AP इज इक्वल्स टू AQ है, ऐसा बोला है उसने। हमें x और y की वैल्यू नहीं पूछी, उसने पूछा है फाइंड अ रिलेशन। आपको सिर्फ रिलेशन निकालना है, और रिलेशन कुछ नहीं होता है, एक नॉर्मल सी इक्वेशन निकल कर आएगी x और y की फॉर्म में, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है रिलेशन, ध्यान रखना। तो आपने कहा सर AP का मतलब हो जाएगा अंडर रूट, सपोज ये x2y2 x1y1 है, तो कितना हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, x² + 9 -6x y² + 36 -12y, x² + 9 + 6x y² + 16 -8y, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, -6x, इसको तो लेके कितना हो गया -6x -12y + 8y, यहां 16 है, उधर भी जो कितना हो जाएगा -36, ये कितना हो गया -12x, ये कितना हो जाएगा -4y, और इक्वल टू में कितना आ रहा है -20। आपने -4 कॉमन लिया, बचेगा यहां पर 3x + y इज इक्वल्स टू -20, और 3x + y निकल कर आएगा हमारे पास 5 के इक्वल, 3x + y = 5 आ रहा है। दिस इज योर आंसर। -20 अपॉन -4, माइनस माइनस कट जाएगा, 20/4 कितना हो गया 5, तो आपका आंसर आ गया 3x + y इज इक्वल्स टू 5। ये आपका आंसर है, दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर यहां तक किसी को डाउट है तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा एकदम, यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। चलो इसके आगे चलते हैं, सुनना सब ध्यान से। इसके बाद द नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। जितना इंपॉर्टेंट डिस्टेंस फॉर्मूला है उतनी इंपॉर्टेंस इस फॉर्मूला की भी, और ये फॉर्मूला किस काम में आता है। आज मैंने आपके सामने एक लाइन बनाई है, सपोज एक लाइन यहां से लेकर और वहां तक बन रही है, ये एक लाइन सेगमेंट बनी, दिस इज लाइन सेगमेंट AB, और इस पे कोई पॉइंट आ रहा है जो कि यहां आ रहा है, दिस पॉइंट इज R, सपोज दिस पॉइंट इज R। AB के बीच में एग्जैक्टली मतलब AB के ऊपर कोई पॉइंट आ रहा है R, जो कि उसको डिवाइड करता है किसी पर्टिकुलर रेशियो में, यानी कि आपको रेशियो दे रखा है, उसने लिखा है यहां पे कि AR is to RB 5:3 है, सपोज दिस इज द रेशियो, और आपको R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, अगर अभी फिलहाल मैं उन रेशियो को लिख देता हूं, जो फॉर्मूले में टर्म्स होती है उस अकॉर्डिंग लिख देते हैं। सपोज रेशियो है M1 is to M2, रेशियो क्या है M1 is to M2 है। पॉइंट R का AB के ऊपर होना उसको इंटरनल डिवीजन कहते हैं। अगर पॉइंट AB के ऊपर आ रहा है तो उसको बोलेंगे इंटरनल डिवीजन। अगर पॉइंट AB के बाहर आ रहा है, सपोज यहां पॉइंट आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन। पॉइंट R ने बाहर होते हुए AB को डिवाइड किया है,
AR is to BR, AR is to BR अभी भी निकल सकता है। तो बेसिकली आपको एक बात समझनी है छोटी सी, कि एक्सटर्नल डिवीजन आपके सिलेबस में नहीं है 10th क्लास में, 11th में पढ़ना पड़ेगा आपको। यहां ये आपके सिलेबस में, तो आपके सामने सारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इंटरनल डिवीजन के आएंगे। तो जो मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगा वो इंटरनल डिवीजन का ही लिखूंगा, ध्यान रखना, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान से समझना सब। तो आपके सामने आपको समझ में आ गया कि जो फॉर्मूला है वो इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला है। आपको ये दोनों पता होंगे, दिस इज x1, दिस इज y1 एंड दिस इज x2, दिस इज y2। कंडीशन ये है कि अगर आप AR is to RB को ले रहे हो तो ये आपके लिए M1 हो गया, उधर वाला आपके लिए M2 होगा, जैसे दिख रहा है सामने, ये ऐसे लिखा हुआ है M1 is to M2, M1 is to M2। तो M1 is to M2 अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो M1 वाली साइड को x1 y1 लेना है, M2 वाली साइड को x2 y2 लेना है, ये रूल है। AR is to RB ये दिया है आपको, आपको पॉइंट R ढूंढना है। अगर आप उसकी जगह BR is to AR ले रहे हो तो वो M1 ये M2, वो x1 y1 ये x2 y2। लेकिन हम सीधे से चलेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिंपल पता है कि अगर ये M1 M2 है ये x1 y1 होगा और वो x2 y2 होगा, सिंपल सी बात है। तो पॉइंट R का कोऑर्डिनेट ढूंढना है हमें। तो सेक्शन फॉर्मूला किस काम में आता है, फटाफट से लिख लो। सेक्शन फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which divide the given line segment in given ratio m1 is to m2. The formula for x coordinate is m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। इसका डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन फिर भी आप एक बार फॉर्मूला ढंग से याद कर लेना। m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। डेरिवेशन इसलिए नहीं कराना बिकॉज एक फिक्स शेड्यूल को हम फॉलो कर रहे हैं, डेरिवेशन कराऊंगा तो सब कुछ लेट हो जाएगा। एक प्लान्ड अप्रोच है हमारी, जो आ रहा है बस वही कराएंगे, जो नहीं आ रहा उसको नहीं कराएंगे। बाकी डेरिवेशन वगैरह आप एक्स्ट्रा सीखने के लिए कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी मेरे को मैसेज कर देना, डेरिवेशन भेज दो, मैं आपको पूरा डेरिवेशन करा के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जरा ध्यान से देखो, एक्स एंड वाई आपके सामने है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर x एंड y, जो कि r के कोऑर्डिनेट्स हैं। रट लो अच्छे से, प्लस प्लस साइन है बीच में, m1 के साथ x2 है, m2 के साथ x1 है, याद आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट फॉर्मूला इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। आज मैंने एक लाइन बनाई है यहां से लेकर यहां तक, सपोज दिस इज अ लाइन सेगमेंट, नाम है AB। ये जो पॉइंट है बीच में ये उसका मिड पॉइंट है सपोज। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ऐसा नाम है वैसा इसका काम है, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने काम में आता है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये 2 मिनट में निकल जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से। आपको ये पता होना चाहिए बस, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या क्या है। अगर आपको ए का कोऑर्डिनेट पता है, आपको बी का कोऑर्डिनेट पता है, तो आप आराम से निकाल सकते हो पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट इज एक्स कॉमा वाई कैसे निकलेगा। हमने लिखा x इज इक्वल्स टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस चैप्टर का सबसे इजी फॉर्मूला है, ध्यान रखना, मिड पॉइंट फॉर्मूला, भूलना मत, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, एकदम बच्चों वाला फॉर्मूला, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए इस वाले पार्ट में, एकदम सिंपल फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन सुनो आप, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। तो बेसिकली अगर फिगर बनाए तो सपोज ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, -1,7 और यहां आ रहा है 4,-3। इनको डिवाइड किया है किसी पॉइंट आर ने, किस रेशियो में डिवाइड किया है, एंड द रेशियो इज, जिस रेशियो में डिवाइड किया है वो रेशियो है 2:3। ये आपके लिए m1 हो गया है, ये आपके लिए m2 हो गया है, ये आपके लिए x1 y1 हो गए हैं, और ये आपके लिए x2 y2 हो गए हैं। तो कोई दिक्कत ही नहीं, मेरे पास सारी वैल्यूज है, बस मुझे फॉर्मूला चाहिए, मुझे r के कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल रहे। तो मैं r के x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला जानता हूं, फॉर्मूला इज m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो you put the value of m1, the value of m1 is 2 multiplied by 4, क्योंकि m1 x2 है,
m2x1 3 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 2 + 3, 2 4 8, हम लिखेंगे यहां पर x इज इक्वल्स टू 2 4 8 -3 अपॉन 5, 5 अपॉन 5 आपका आंसर निकल के आएगा 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। बात करते हैं y की वैल्यू की। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो y इक्वल टू निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 + 3, तो y की वैल्यू निकल के आएगी -6 प्लस 21 अपॉन 5, तो 15 अपॉन 5 वैल्यू निकल के आ रही है कितनी 3। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r? द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r इज 1,3। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर है 1,3। ये पॉइंट r का कोऑर्डिनेट आपने निकाला है बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। 1,3 r का कोऑर्डिनेट आ चुका है 1,3। यहां तक अगर आप में से किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन। सेक्शन फॉर्मूला बहुत आसान है, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी इजी लगता है मेरे को ये, और आपको भी लगना चाहिए क्योंकि सिंपल है यार सब कुछ। अगर मुझे कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढना है, जैसे किसी गिवन रेशियो में लाइन को डिवाइड किया होगा, लाइन के पॉइंट्स रखेंगे, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी सेकंड एप्लीकेशन देखो, एक लाइन सेगमेंट है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर बनती है। पॉइंट ए 4,-1 एंड पॉइंट बी -2,-3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। इसको डिवाइड करने वाले पॉइंट इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। क्या एक पॉइंट इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है? नहीं। इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवाने के लिए पॉइंट चाहिए 2। उल्टा मान लिया क्या? P और R ऐसे कर लो, है ना, फील नहीं आता ना वो। पॉइंट P, दिस इज पॉइंट R। सपोज पॉइंट P और पॉइंट R ने इसको इक्वली डिवाइड किया, दैट मीन AP इज इक्वल्स टू PR इज इक्वल्स टू BR हो गया, और मैंने इसको मान लिया X के इक्वल। क्योंकि ये सारे के सारे इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि AP इज इक्वल्स टू PR इज इक्वल्स टू BR इज इक्वल्स टू X मान लिया। ये भी X है, ये भी X है, और ये भी X है। अब आपको यहां पर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट ढूंढना है, तो लाइन आपको ऐसे दिखनी चाहिए। दिस इज द लाइन सेगमेंट। ये A हो गया, ये B हो गया, और यहां पॉइंट P आ रहा है। तो रेशियो क्या होगा? रेशियो होगा x:2x, जिसको आप बोल सकते हो 1:2 इज द रेशियो। ये आपके लिए m1 हो गया, ये आपके लिए m2 हो गया। आपके पास A के कोऑर्डिनेट्स भी हैं प्लस B के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, कर दो अप्लाई। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P? तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो we find it by using the formula 1 multiply by -2 -2, 2 multiply by 4 8, और अपॉन में कितना आएगा 1 + 2, तो आंसर कितना हो गया 6/3। द वैल्यू इज 2। बात करते हैं उसके y कोऑर्डिनेट की, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो y कोऑर्डिनेट कितना निकल के आएगा? द वैल्यू ऑफ m1 इज 1 मल्टीप्लाई -3 -3, 2 मल्टीप्लाई -1 -2, अपॉन में आया कितना 1 + 2, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी -5/3। दोबारा देख लो, 1 × -3 -3, 2 × -1 -2, अपॉन में कितना आ रहा है 3, आंसर आ गया -5/3। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना आ चुका है 2, -5/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट P। अब अगर मुझे पॉइंट R का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पॉइंट R का निकालने का रेशियो होगा AR:BR, यानी कि रेशियो कितना होगा 2:1। आप 2 मिनट में सॉल्व करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पॉइंट R का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप लोग किस मेथड को यूज करेंगे? आप लोग यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। रेशियो होगा 2:1, और ये आप खुद से करेंगे, ध्यान रखना। लेकिन आपका दिमाग अगले पल कहता है कि सर हम PB से भी तो निकाल सकते हैं, मेरे पास पॉइंट P आ चुका है, पॉइंट B आ चुका है, तो PB का तो R मिड पॉइंट हो गया एक तरीके से। बिल्कुल निकाल सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, लेकिन
एक फॉर्मेट हमको समझ में आ गया, तो मैंने उसी से बता दिया आपको कि उससे कर देना। मिड पॉइंट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको खुद से करना है, ध्यान रखना, ये करके दिखाना, और डाउट है तो पूछना, अभी क्या भी करना बैठ करके। ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसने बोला कि यहां से लेकर और यहां तक टोटल 100 फ्लावर पॉट रखे हुए हैं जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 100 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस 100 मीटर। यहां लाइंस बनी है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, टोटल 10 लाइंस बनी हुई है। और हमें सिंपली क्या करना है, इनकी लोकेशंस मार्क करनी है। ये दो गर्ल्स हैं, पहली गर्ल का नाम है निहारिका, वो 1/4 डिस्टेंस कवर करती है एडी का, और वो सेकंड लाइन के अंदर है, सेकंड लाइन में है और 1/4 डिस्टेंस कवर करती है एडी का। और नाम क्या है इसका? निहारिका। प्रीत 1/5 डिस्टेंस कवर करती है एडी का और वो 8th लाइन में है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स? ये लोग जो निहारिका है वो सेकंड लाइन में भाग रही है और 1/4 डिस्टेंस ऑफ एडी पर जाकर उसने फ्लैग पोस्ट कर दिया। इसने भी जाकर के वहीं 1/5 लाइन में है और 8th लाइन में है, 1/5 एडी का कवर किया और वहां जाकर इसने अपना फ्लैग पोस्ट कर दिया। तो आपको सबसे पहले इन दोनों की लोकेशन निकालनी है। आप बताओ प्रीत का लोकेशन क्या होगा? आपने कहा देखो प्रीत के लिए 1/4 ऑफ 100 का मतलब कितना हो गया? 25। बेसिकली उसका y कोऑर्डिनेट है 25 और उसका x कोऑर्डिनेट तो उसने खुद ही बोला है कि वो सेकंड लाइन में, तो p कोऑर्डिनेट कितना निकल कर आएगा? 2,25। सिमिलरली पॉइंट, सॉरी दिस इज पॉइंट n, दिस इज निहारिका, नॉट प्रीत, दिस इज निहारिका n। और प्रीत का कोऑर्डिनेट कितना होगा? प्रीत जो है वो 1/5 ऑफ 100 कवर करती है, दैट विल बी इक्वल टू 20, और उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो खुद 8 है, तो आप बोल सकते हो कि p कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 8,20। तो आप मुझे बताइए जल्दी से कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो आपको सिंपल है, डिस्टेंस np निकालना है। कितना निकल कर आएगा np? np निकल के आएगा √8 - 2 कितना हो गया? 6 का 36 हो गया। 20 - 20 माइनस 5 का 25 होता है। आपका आंसर निकल के आएगा इसके बाद √56 61 यूनिट। ये इनके बीच का डिस्टेंस निकल गया। बट उसका सवाल तो भी बचा हुआ है। उसने बोला कि थर्ड गर्ल का नाम है रश्मि, वो ब्लू फ्लैग लेकर आती है और एग्जैक्टली उनके बीच में, हाफ वे बिटवीन देम, उनके बीच में आकर के फ्लैग पोस्ट करती है। बताना आपको वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। उसने अपना फ्लैग कहां पोस्ट किया। आपको इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है कि ये इनके कोऑर्डिनेट्स है। अब इनके एग्जैक्टली बीच में सपोज यहां कहीं पर रश्मि आ गई, तो रश्मि का कोऑर्डिनेट निकालने का सिंपल तरीका है, क्योंकि वो इनके एग्जैक्टली बीच में मिड पॉइंट पे है, तो आपके पास दोनों के कोऑर्डिनेट सही। तो आप रश्मि का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आप लगाओगे अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? ये रश्मि का कोऑर्डिनेट है x1 + x2/2 y1 + y2/2। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर रश्मि's कोऑर्डिनेट। और आपको पता है कि आपके पास वैल्यूज हैं x1 x2 y1 y2। पुट द वैल्यूज। 2 + 8/2 यहां कितना आएगा? 25 + 20/2। तो आपका आंसर निकल के आएगा r का 5,45/2। इसको आप बोल सकते हो 22.5। तो आप बोलोगे दिस इज द पोजीशन ऑफ रश्मि, और इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो। सो रश्मि इज इन 5th लाइन एंड बिटवीन 22nd एंड 23rd फ्लावर पॉट। वो 22nd और 23rd फ्लावर पॉट के बीच में है और 5th लाइन के अंदर है। ये उसकी पोजीशन है जो आपने बताई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं इसको अच्छे से। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which divides the line segment joining A and B into 4 equal parts। आपको कोऑर्डिनेट बताना है ऐसे पॉइंट्स का जो A और B को डिवाइड करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में। A का मतलब है -2,2 और B का मतलब है 2,8। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए पॉइंट चाहिए 4। और आप जानते हो कि AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू BR है। और इसको अगर मैं x मानूंगा तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा।
तो सबसे पहले आप किसको निकालोगे? मैं आपसे सबसे पहले निकालता Q को, क्योंकि रेशियो निकल के आएगा 2x:2x यानी कि 1:1। तो आप कह सकते हो Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो Q का कोऑर्डिनेट कितना निकल जाएगा? आपने कहा सर x1 + x2/2 -2 + 2/2 और 2 + 8 10/2। तो बेसिकली का कोऑर्डिनेट कितना निकल के आएगा? 0,5। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, 0,5। अब अगर आपको पॉइंट P निकालना है तो कैसे निकालोगे? वो AQ का मिड पॉइंट है, -2 + 0 -2 -2/2 -1, 2 + 5 7 7/2। तो आपका आंसर आ गया -1,7/2। पॉइंट R 0 + 2 2 2/2 1 और 5 + 8 13/2। तो आपका आंसर आएगा 1,13/2। तो एकदम इजी है आपके लिए निकालना। पूरा का पूरा क्वेश्चन सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला बेस्ड है। पहले Q निकालो, AQ का मिड पॉइंट P हो गया और QB का मिड पॉइंट R हो गया। यहां तक आप में से किसी को भी दिक्कत है तो आप बोल सकते हो, एनीवन। ठीक है, एकदम सिंपल सा पार्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं आप में से किसी को, इसमें आप आराम से कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, सो क्लास दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आप लोग उसको रिवाइज करना, बैठ कर अच्छे तरीके से पढ़ना। बाय एवरीवन।